नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वाइवल सीरीज के अंतर्गत केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और ये हमारा केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक में दो चीज़ पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नोट में देख लीजिए कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। यानी कि नाभिक के अंतर्गत ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए और इसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो न्यूक्लियस कहलाता है। धनावेशित हिस्सा जो है न्यूक्लियस कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जो है ये इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आप इसको ये बोल सकते हैं कि ये अनावेशित होता है ये। ठीक है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव हो गया और ये इस पर कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पर, तो ये ओवरऑल जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित रूप में न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है जिस कारण से नाभिक धनावेशित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो ये रदरफोर्ड ने खोजा था। और ये भी याद रखिएगा कि रदरफोर्ड ने 1911 में इसकी खोज की थी। नाम इम्पोर्टेंट है, रदरफोर्ड। नेक्स्ट, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। और इन्होंने किस प्रक्रिया के द्वारा खोजा था? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा यानी कि बम्बार्डमेंट की जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं। ठीक है, जिसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। चैडविक का नाम याद रखिएगा, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, यहाँ पे कण और किरण दिया हुआ है और आवेश दिया हुआ है, किस पर क्या होता है? तो अल्फा किरण पर क्या होता है? धनावेशित होता है। बीटा क्या होता है? ऋणावेशित होता है। और गामा क्या होता है? अनावेशित होता है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। यानी कि जो ऑर्बिट्स होता है उसमें किस क्रम में उसको भरा जाता है और किस नियम को फॉलो करता है? तो ये होता है अफबाउ सिद्धांत पे। अफबाउ सिद्धांत क्या बोलता है? इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। निम्न से क्या? उच्च में जाएगा। यही प्रक्रिया जो है चलती रहती है। इसी को अफबाउ सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर कितना होगा? तो देखिए, मास नंबर निकालने के लिए जो प्रोटॉन दिया हुआ है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इनको दोनों को क्या करना है? सम करना है आपको। तो इन दोनों को जोड़ने पे आपको निकल जाएगा द्रव्यमान संख्या। यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या, इसको परमाणु भार भी बोला जाता है। द्रव्यमान संख्या क्या बोला जाता है? परमाणु भार। उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर को यहाँ पर निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 और 2 मिलके 4 हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड यहाँ पर ये सूचित किया गया है, देख लिए इंडिकेशन के द्वारा। 242 और यहाँ पर 94 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको फार्मूला जानना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नोट में निकालने के लिए इसके द्रव्यमान संख्या ये ऊपर वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद परमाणु क्रमांक इसमें कितना है? 94। और परमाणु क्रमांक जो है इसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है। यही आपका प्रोटॉन की संख्या होता है।
तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ये ओवरऑल जो द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, तो द्रव्यमान संख्या कितना है 242 माइनस 94, ये कितना हो गया 148। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाता है? तो इसको समस्थानिक कहा जाता है, इंग्लिश में इसको आइसोटोप्स कहा जाता है। नोट में देख लीजिए, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। नेक्स्ट, सब न्यूट्रॉनिक समूह क्या होता है? सब न्यूट्रॉनिक नाम से ही जैसा स्पष्ट है, सब मतलब बराबर, न्यूट्रॉनिक्स मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या जहाँ पर बराबर हो जिस समूह में उसको सब न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सब न्यूट्रॉनिक्स यानी कि आइसोटोन्स कहलाते हैं। आइसोटोन्स इंग्लिश में इसको बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए C6C14 N7 15 और O8 16 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? द्रव्यमान संख्या पहले देख लीजिए द्रव्यमान संख्या को और इसके बाद प्रोटॉन की संख्या को। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग पहला देखते हैं। तो इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग को निकालना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? द्रव्यमान संख्या में से आपको प्रोटॉन की संख्या को घटा देना है। तो 14 घटाओ 6 8, इसी तरह से ये देख लीजिए एन वाले में 15 घटाओ 7 8 हो गया यहाँ पर, और ऑक्सीजन वाले में देख लीजिए 16 घटाओ 8, यहाँ पर 8। तो ये जितने भी 8 हम लोग को प्राप्त हुआ है 8 8, ये क्या हो गया? ये आपका न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। अब देखिए कि न्यूट्रॉन की संख्या सब में जो है सेम है, इसी को क्या बोला जाता है? सब न्यूट्रॉनिक्स बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये गाइगर काउंटर के द्वारा मापी जाती है, मापने का ये पैमाना है। और यह भी याद रखिएगा रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है बैकुरेल ने की थी। बैकुरेल वैज्ञानिक का नाम है, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, पानी में चीनी का घुलना उदाहरण है। जो पानी में जब चीनी घुलती है तो इसको भौतिक परिवर्तन नाम दिया जाता है। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें फिर से आप उसको जो भी कारक है उसका अगर हटा दिया जाए तो वो चीज़ अवस्था जो भी आप मिक्सिंग कर रहे हो पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देख लीजिए, भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी और उत्क्रमणीय होती है। उदाहरण के तौर पे आप मान के चलिए कि जल से आप बर्फ़ बनाते हैं तो फिर बर्फ़ से जो है पानी को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। और जस्ट इसका अपोजिट जो है रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें पुनः उसको प्राप्त करना मुश्किल होता है। जैसे कि सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, किस प्रकार का एग्जाम्पल है ये? तो रासायनिक परिवर्तन का। अब सब्जी जो है आप गला के बनाते हैं तो फिर से सब्जी को पुनः जिस अवस्था में था उस अवस्था में आप उसको नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे का भूरे रंग की परत बनना। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैंने लिखा है। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो है संक्षारण कहलाते हैं। संक्षारण के एग्जाम्पल है। संक्षारण क्या होता है? वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का स्नेह यानी कि धीरे धीरे क्षय होना, डिस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। नेक्स्ट, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? इसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसी को पाश्चराइजेशन कहा जाता है। जो भी हम लोग डेयरी वाला दूध पीते हैं वो इस प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। और यह भी याद रखिएगा एक टर्म आता है कि पाश्चराइजेशन क्या होता है? तो दूध का निर्जमीकरण। यहाँ पर एक शब्द याद रखिएगा, यह भी ऑप्शन में दिया रहता है कि पाश्चराइजेशन क्या होता है? तो दूध का निर्जमीकरण जो होता है वो पाश्चराइजेशन होता है। नेक्स्ट, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो जब भी कोई अशुद्धि मिलाई जाएगी किसी द्रव में तो उसका क्वथनांक जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। याद रखिएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। ये दोनों में अंतर आप देख लीजिएगा। अशुद्धि जब मिलाइएगा तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा, और गलनांक क्या हो जाएगा? सामान्यतः उसका कम हो जाता है। नेक्स्ट, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है? जब भी ऊंचाई पर जाइएगा
तो जो जल है वो 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पे भी उबलने लगता है। इसका मेन कारण यह है कि वायुमंडलीय दबाव जो है कम हो जाता है और इसके कारण से उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो जो भी क्रोमेटोग्राफी जो है वो जब एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करना होता है तो इस तकनीक का यूज किया जाता है। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेट कहते हैं इसको, इंग्लिश में याद रखिएगा सब्लिमेट, और हिंदी में इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। होता क्या है कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय, होता क्या है कि जब ठोस को आप गर्म कीजिएगा आमतौर पे तो वो द्रव अवस्था में आएगा, तब इसके बाद गैस अवस्था में आएगा। लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको कि गर्म करने पर द्रव अवस्था में आने की बजाय क्या होता है, सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और ये रेत और रैप्थिलिन जो है इसी का एग्जाम्पल है। आप इन दोनों मिश्रण को जो है इसी प्रक्रिया के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। देखिए शब्द याद रखिएगा, भूप्रपट्टी लिखा हुआ है, जहाँ भी ये शब्द आएगा कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। तो सेकेंड स्थान पर जो है वो सिलिकॉन है। ऑक्सीजन कितना है? 46.8, यानी कि लगभग 46-47% ऑक्सीजन पाया जाता है। सिलिकॉन जो है लगभग आपको 27 से 28% पाया जाता है। और नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, विश्व का अर्थ यहाँ पर पूरा यूनिवर्स से है। अगर पूछेगा कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है तो हाइड्रोजन। जब पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तो उस समय महाविस्फोट के द्वारा हाइड्रोजन गैस पूरे ब्रह्मांड में फैल गया और इस लगभग 3/4 भाग था और हीलियम का 1/4 भाग था। तो इसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसके कारण से कुछ हाइड्रोजन जो गैस थे वो जल के ख़त्म हो गए, लेकिन बहुत सारा अभी भी हाइड्रोजन गैस जो है पूरे ब्रह्मांड में अभी भी ये फैला हुआ है। ठीक है, ये विद्यमान है। यही कारण है कि आज भी पूरे विश्व में जो है, पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन जो है तत्व जो है सर्वाधिक पाया जाता है। तो विश्व पूछेगा, यूनिवर्स पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा, भूप्रपट्टी पूछेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के डिस्कशन में इतना ही फ्रेंड्स। मिलेंगे हम लोग अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।